मेरा संबंध बजाज परिवार से है। हमारे घर में, माहौल में तकरीबन हर रोज एक नाम गूंजता रहता है। ये नाम है मेरे पूज्य परदादा जमनालाल बजाज का। हम बच्चों से लगातार ये अपेक्षा की जाती है कि हम उनके बताए रास्तों पर चलें। जो आदर्श और जीवन मूल्य उन्होंने स्थापित किए, हम भी उन्हें अपनाएं। मेरे पूज्य परदादा जी को सब लोग काका जी कहा करते थे। मैं भी सुविधा के लिए इसी नाम का प्रयोग करूंगा। काका जी के बारे में सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि उनके 3 पिता थे। एक तो जन्मपिता, दूसरे वो जिन्होंने उन्हें गोद लिया, और तीसरे वो जिन्हें काका जी ने खुद तलाश किया, या यूं कह लें कि गोद लिया। सन 1920 का जमाना था वो। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। काका जी इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के दौरान एक दिन वो गांधी जी के सामने जा खड़े हुए। बापू, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बदले में क्या दोगे? बापू, मैं देने ही आया हूँ। अरे वाह भाई, मांगने आए हो, देने आए हो, बात कुछ समझ में नहीं आई। बापू, मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना पुत्र माने। तुम मुझ में जो ढूंढ रहे हो, मैं नहीं जानता मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तो खुद अपना रास्ता तलाश कर रहा हूँ। बापू, मैं खुद को ऐसे योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ जो जीवन में मेरा मार्गदर्शन कर सके, और वो व्यक्ति बस आप ही हैं बापू। ठीक है, बस इतना जान लो जमनालाल कि इस संबंध में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूं। जो दे रहे हो तुम ही दे रहे हो। और उस दिन से काका जी मन, वचन और कर्म से जमनालाल गांधी हो गए। थे भी सोनू की तगड़ी पेरिया करो। सोनू भगवान को रूप है जानकी, उन्हें कमर के नीचे कहीं पैरो जा सके। बापू जी ने लिखियो है, सोनू कली को रूप है, दूसरा में ईर्ष्या पैदा करता है, चोरी को डर बनो रहते है। इतना ही नहीं, शरीर पर मैल जम जाता है, कान से नाक से दुर्गंध आने लगती है। प्याज को नुकसान होवे सो तो अलग। मैं तो कहता हूं तू भी अपना गहना उतार दे। देख जानकी, तने 2 बातें कहूं। एक तो तू मारी जूठी थाड़ी में खानो छोड़ दे। जूठी थाड़ी में माखी बैठे, सफाई भी नहीं रहे, और या तेरी सेहत के लिए भी अच्छो को नहीं। और दूसरो, ये चरणों तक गांधी जी को मानो है कि यो स्त्री की गुलामी को प्रतीक है। 31 दिसंबर 1917 के दिन काका जी को राय बहादुर की उपाधि मिली। सरकार ने यह खिताब उनके शिक्षा प्रेम और शिक्षा प्रचार के लिए दिया, मगर कुछ ही दिन बाद उन्हें इस खोखले सम्मान के कारण का पता चल गया। एक दिन नागपुर के कमिश्नर मास्किंग ने उन्हें बुलवाया। कमिश्नर की मेज पर एक बड़ी सी फाइल रखी थी, जो काका जी के संबंध में तैयार की हुई सीआईडी की रिपोर्ट थी। कमिश्नर गुस्से में था। आप गांधी से मिलते हैं? जी हाँ। क्या आपके घर मिसेस नायडू, नईकीराम शर्मा, देवी प्रसाद खेतान वगैरह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आकर ठहरते हैं? जो लोग मेरे यहाँ ठहरते हैं, उनके राजनीतिक विचारों के संबंध में आपके पास कोई रिपोर्ट हो तो आप मुझसे जवाब मांग सकते हैं। आपने राय बहादुर का खिताब मिलने के बाद ही इन लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है। आप इस खिताब का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। मैंने सरकार से राय बहादुरी देने के लिए कभी नहीं कहा। आपकी सीआईडी की रिपोर्ट गलत है। इन लोगों से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। आपको गांधी और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे। मेरी जान पहचान के लोग अगर मेरे यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत करना मेरा फर्ज है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। गांधी जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे संबंध नहीं तोड़ सकता। इसके बाद काका जी का झुकाव गांधी जी की तरफ और भी बढ़ गया। बापू ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। काका जी ने भी राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। अदालत से संबंध रखने वाले अपने सारे मामले भी हटा लिए। बापूजी ने स्वराज कोष के लिए
1 करोड़ रुपया जमा करने की अपील की। काका जी ने 1 लाख रुपया इस कोष में जमा करवा दिया। उन्हीं दिनों यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, जब तक भारत के पास जमनालाल जैसे बेटे हैं, उसे अपनी आजादी और गौरव पुनः प्राप्त करने में किसी तरह की निराशा नहीं होनी चाहिए। उसी वर्ष काका जी को कांग्रेस का कोषाध्यक्ष भी बना दिया गया। ये जिम्मेदारी सारी जिंदगी उनके कंधों पर रही। बापू का कहना था कि स्वराज स्वदेशी आंदोलन से ही मिल सकता है। उन्होंने खादी को स्वदेशी का आधार बनाया। काका जी को लगा कि इसकी शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। उन्होंने काकी जी से बात की। जानकी, बापू को कहनो है कि विदेशी कपड़ों राक्षस का रूप में अपना देश में पड़्यो है। ईप अपना हिंदुस्तान से निकालनो है। अपना घर में एक भी टुकड़ो नहीं रवे। कपड़ा ना गरीबा में बांट देवे तो कहीं रेवे। अपना देश में तो बहुत लोगों के पास अंग ढकने के लिए कपड़ा को नहीं। अहिया करने से तो आपनो पाप दूसरों पर चढ़सी। पाप तो जलाना की चीज है, पाप बांटते थोड़ी जावा। विदेशी कपड़ा की तो होली ही जलसी। लोगों ने मंगल अमंगल का ख्याल किए बगैर सभी विदेशी कपड़ों को आग दिखा दी। सगुन तक के कपड़े होम कर दिए। ये होली 7 दिन तक जलती रही। काका जी ने बापू से निवेदन किया था कि वे वर्धा में आकर आश्रम स्थापित करें और वहीं रहकर देश सेवा का काम भी करें। इसमें काका जी के 2 स्वार्थ थे। एक तो पिता का साथ उन्हें मिलता, दूसरे वो उनकी देखरेख में राष्ट्र सेवा का काम कर सकते। लेकिन बापू नहीं माने। फिर भी काका जी ने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी। काका जी के कहने पर बापू ने विनोबा जी को सत्याग्रह आश्रम में रहने के लिए भेज दिया। काका जी विनोबा जी के भक्त हो गए। पिता के रूप में बापू मिल तो गए, लेकिन वे काका जी को जब भी पत्र लिखते उसमें कई बार उनका संबोधन सुज्ञ भाई या भाई श्री जमनालाल जी रहता। काका जी ने एक पत्र में दुख प्रकट किया और लिखा कि शायद मैं चिरंजीव के योग्य नहीं हूं। गांधी जी ने फौरन जवाब दिया, चिरंजीव जमनालाल, तुमको दुख हुआ उससे मुझे भी दुख हुआ है। तुम चिरंजीव होने के योग्य हो या नहीं, अथवा मैं बाप का स्थान लेने योग्य हूं या नहीं, इसका निर्णय कैसे हो? तुमको जैसे तुम्हारे विषय में आशंका है, वैसे ही मुझे मेरे बारे में शंका है। तुम्हारे प्रेम की खातिर मैं बाप बन गया हूं। ईश्वर मुझे इस स्थान के लायक बनावे। इसके बाद काका जी बापू के लिए हमेशा चिरंजीव ही बने रहे। स्वराज्य आंदोलन को जारी रखने के लिए बापू अब व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं थे। मार्च 1922 में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में काका जी को खादी विभाग का संचालक बना दिया गया। लेकिन काका जी संगठन कार्यों के अलावा भी कुछ करना चाहते थे। कुछ ही दिन बाद उन्हें कुछ कर दिखाने का मौका भी मिल गया। नागपुर में जलियांवाला कांड की स्मृति में झंडा जुलूस का आयोजन हुआ। 17 जून की रात महात्मा भगवान दीन, बाबा साहब देशमुख और काका जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई गई और 3000 रुपए का जुर्माना। काका जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, इसलिए हमारी मोटर और घोड़ा गाड़ी जब्त कर ली गई। जेल में काका जी के साथ विशेष व्यवहार की आज्ञा हुई, लेकिन उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया। काका जी नागपुर तो जाते ही रहते थे। एक बार वहां पहुंचे तो पता चला कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर वहशियाना वार कर रहे हैं। दंगाइयों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, लेकिन काका जी घायलों को वहीं पड़ा छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। इतने में किसी ने एक पत्थर चलाया जो काका जी के हाथ में लगा। उनके हाथ से बहते खून को देखकर ही दंगाइयों का खून ठंडा हुआ। सन 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन के समय अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना हुई, तो काका जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। काका जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे।
उन्होंने हरिजन बस्तियों में प्रचारक रख दिए और हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां भी देने लगे। उन्हें यह भी लगा कि हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की छूट और मंदिरों में देव दर्शन की इजाजत मिलनी ही चाहिए। अब काका जी ये कोशिश करने लगे कि बच राज्य द्वारा बनवाए गए लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार भी हरिजनों के लिए खोल दिए जाएं। 13 दिसंबर 1928 के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, हमें न्याय के लिए लड़ते हुए तपस्या के द्वारा अपने पंचों को पवित्र बनाने की जरूरत है। यही काम जमनालाल कर रहे हैं। अंत में ट्रस्टियों ने हरिजनों के लिए मंदिर खोलने की परवानगी दे दी। माहौल में काफी तनातनी थी। उसी तनाव के बीच सुबह 8 बजे हरिजनों की एक टोली ने विनोबा जी के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया। काका जी को इससे बड़ा सुख मिला। उन्होंने लिखा, वर्षों से जो ज्वाला सी मेरे मन में जल रही थी, आज वो शांत हो गई। इस घटना की पूरे देश में चर्चा हुई। राष्ट्रीय नेताओं ने दिल खोलकर इसकी प्रशंसा की। हरिजनों के लिए अन्य मंदिर खुलवाने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। काका जी ने अपने घर में एक हरिजन को नौकर रखा। हरिजन आंदोलन धड़ल्ले से चल निकला, यहां तक कि बापूजी ने अपने पत्र का नाम यंग इंडिया से बदलकर हरिजन कर दिया। सन 1930 में बापू ने नमक आंदोलन छेड़ा, जो अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। काका जी को तो डांडी मार्च में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन मेरे दादाजी कमल नयन बजाज, जो उस समय 18 साल के भी नहीं थे, यात्रा में शामिल हो गए। काका जी बंबई के विले पार्ले में स्वयं सेवकों को तैयार कर रहे थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नमक सत्याग्रह सफल रहा। देश को स्वराज तो नहीं मिला, लेकिन वर्धा को गांधी मिल गए। काका जी के कहने पर बापू वर्धा आ गए। सन 1938 जयपुर और सीकर के राज्य आपस में झगड़ते रहते थे। इन झगड़ों के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। जयपुर अंग्रेजों की रीजेंसी में था और सीकर उसके तहत मात्र एक ठिकाना। इस आपसी झगड़े को निपटाने के लिए जयपुर और सीकर दोनों की तरफ से काका जी के पास अनेक संदेश आए। काका जी ने सीकर जाकर जयपुर और सीकर के राजाओं में सुलह करवा दी। काका जी ने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी और वे इसके अध्यक्ष थे। गोरे पुलिस अधिकारियों ने उनके जयपुर प्रवेश पर भी रोक लगा दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जयपुर से 40 मील दूर छोड़ाई। इस जद्दोजहद में काका जी को चोटें भी आईं, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में हारकर उन्हें जयपुर स्टेट में कर्णावतों के बाग में नजरबंद कर दिया गया। काका जी के प्रयासों से जयपुर राज्य और प्रजामंडल में समझौता हो गया। गांधी जी सेवाग्राम में ही रहते थे, फिर भी महीनों तक काका जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। अपने 50वें जन्मदिन पर काका जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। पूज्य बापूजी, आज मिति व तारीख के हिसाब से मुझे 49 वर्ष पूरे हुए हैं। 50वां वर्ष चालू हुआ है। आपका आशीर्वाद तो सदैव ही रहता है, परंतु मैं जब विचार करता हूं तो मुझे इन 2-2.5 वर्षों में ऐसा साफ दिखाई देता है कि मैं आपके आशीर्वाद का पात्र नहीं हूं। अहिंसा व सत्य का आचरण कम होता दिखाई दे रहा है। क्रोध की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। काम वासना बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है, लोभ की मात्रा भी। मेरे दिल का दर्द किससे कहूं? चिरंजीव जमनालाल, अभी अंग्रेजी की एक सुंदर उक्ति देखी थी। उसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने दोषों का चिंतन न करके गुणों का करना चाहिए।
काका जी की बेचैनी का समाधान हो गया।